नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर सेल को। ठीक है, और ये पार्ट 1 होगा, पूरा 50 क्वेश्चन होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए पहला क्वेश्चन है आज का। अच्छा, यहाँ पे कुछ हम समझा दे रहे हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे होगा, जिस ईयर में पूछा गया है वो यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, और यहाँ राइट साइड और लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जो आपको खुद से पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि अगर हम पूरा पढ़ने लगेंगे तो टाइम थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इससे रिलेटेड पिक्चर आपको मिल जाएगा देखने के लिए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि कोशिका यानी कि सेल शब्द का जो प्रयोग था सबसे पहले किसने किया था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बात होता है कब का, 1665 में। 1665 में एक साइंटिस्ट आया जिन्होंने क्या किया कि कॉर्क लिया और कॉर्क को अपने ही द्वारा बनाया गया माइक्रोस्कोप से देखा तो उसको इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिला। इस तरह से कुछ ये हेक्सागोनल आपको इस तरह से बॉक्स देखने को मिला जो कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह लग रहा था। तो इसने इसका नाम दिया सेल। क्या नाम दिया? सेल। सेल का मतलब होता है एक छोटा कमरा। ठीक है, और ये किसने किया था और ये साइंटिस्ट का नाम क्या है? इसका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के द्वारा सबसे पहले सेल को। अच्छा, और एक बात यहाँ समझने वाली बात है कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल को खोजा तो वो मृत सेल था, जीवित सेल नहीं था। ठीक है, तो जीवित सेल का खोज किसने किया था? तो आप लोग को ये होमवर्क करो, चलिए बता दे रहे हैं हम। एंटोनी वॉन लीवनहुक के द्वारा 1600 एग्जैक्टली हमको 1674 या 75 या 73 समथिंग कुछ है। इसको एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोग होमवर्क में ही ले लीजिए, आप उसको चेक कर लेना और बताना कि एंटोनी वॉन लीवनहुक ने कब जो लिविंग सेल है उसकी खोज किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीवन की भौतिक आधारशिला किसे कहा जाता है? तो जीवन की भौतिक आधारशिला किसे कहा जाता है? आपके 4 ऑप्शन दे रखा है इसमें, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, जीवद्रव्य या फिर केंद्रक न्यूक्लियस। और ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी ग्रुप डी 2018 में। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म। जीवन की भौतिक आधारशिला किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म को, यानी कि जीवद्रव्य को। ये जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो लेफ्ट साइड और राइट साइड जो मेरा लिखा हुआ है इसको पढ़ते जाइएगा आप लोग। ठीक है, और यहाँ पे आपका रिलेटेड पिक्चर भी दे रखे हैं ताकि आप लोग को जल्दी समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो सेल थ्योरी जो है वो 2 साइंटिस्ट थे। कौन कौन? तो एक थे स्लाइडेन और एक श्वान। ये दोनों साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत को दिया। इन्होंने क्या बताया सबसे पहला पॉइंट दिया था कि जितने भी जो लिविंग थिंग्स है वो सब कोशिका से ही मिलकर बना हुआ है, यानी कि इसका बताया गया कि, और दूसरा में दिया कि जो कोशिका होता है वो जीवन की कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई होते हैं, यानी कि फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल और जो यूनिट होता है वो क्या होता है? कोशिका होता है। ये 2 चीज़ इन्होंने बताया था और इन्होंने ही सबसे पहले सेल थ्योरी को दिया था। तो कौन कौन हो जाएगा? स्लाइडेन एंड श्वान। और ये जो पूछा गया है एसएससी CHSL 2020 का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? देखो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दे रखा है, इसका नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। क्या होता है कि जो हम लोग खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट उसको ग्लूकोज में टूटता है। अब ग्लूकोज पहुंचता है कहाँ पे? C6H12O6। ये पहुंचता है कहाँ पे? ये पहुंचता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में ये इसका ऑक्सीडेशन होता है और ATP बनाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये बनाता है और यही ATP जो होता है 36 ATP ये हमारे शरीर को देता है और इसी से जो है हम लोग को एनर्जी मिलता है। जैसे कि अभी हम पढ़ा रहे हैं तो बोलने में भी कुछ एनर्जी खत्म हो रहा है, तो ये कौन दे रहा है? ATP दे रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइडल बैग के रूप में किसे जाना जाता है? सुसाइडल बैग के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन में दे रखा लाइसोसोम, राइबोसोम, केंद्रक, हरितलवक। और ये क्वेश्चन पूछा कब गया था? SSC MTS 2021 में। देखिए यहाँ पे SSC MTS 2021 में ही नहीं पूछा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, बहुत सारा अलग अलग एग्जाम में। तो जो हाल फिलहाल पूछा है उसको हम अभी दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है लाइसोसोम, और लाइसोसोम को ही कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसमें एक लिक्विड होता है जिसको बोला जाता है हाइड्रोलिटिक लिक्विड। ये क्या करता है? ये जो बाहर से आने वाले जो भी परजीवी होता है ना उसको ये डाइजेस्ट कर जाता है, यानी कि उसको मार देता है। और अगर कभी भी सेल का कोई पार्ट या फिर पूरा का पूरा सेल ही अगर अनियंत्रित ढंग से काम करने लगता है ना तो यही जो लाइसोसोम होता है ये ब्लास्ट कर जाता है और पूरा का पूरा सेल को ही खत्म कर देता है। ठीक है, इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन कौन बनाता है? यहाँ पे देखो इसका स्ट्रक्चर दे रखा है। ठीक है, कौन बनाता है? ये क्या है? ये राइबोसोम। ये राइबोसोम बनाता है प्रोटीन। ठीक है, और ये राइबोसोम कहाँ पे होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चिपका हुआ रहता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, और यही वाला जो चिपका हुआ छोटा छोटा दाना टाइप का होता है वही है ये वाला राइबोसोम, और यही बनाता है क्या? प्रोटीन। इसी को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था RRB ALP 2018 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है?
देखिए सबसे बड़ी कोशिका जो है ये किसकी होती है, यहाँ पे दे रखा है इसका स्ट्रक्चर, ये पिक्चर दे रखा है, ये क्या है, ये है शुतुरमुर्ग यानी कि ऑस्ट्रिच, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का अंडा जो होता है ये दुनिया का सबसे बड़ा सेल है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। देखिए मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, ये सब तीनों याद रखना, प्लस ओवरऑल, या प्लांट हो, वायरस हो, या फिर एनिमल हो, या फिर कवक हो, फंगस हो, जो भी हो, सब में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, ये सब याद रख लेना, ठीक है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो ये कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे इसका फिगर दे रखा है, ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन, क्या है, तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी ग्रुप डी 2022 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति, सेल वॉल जो होता है वो किसकी बनी होती है। ये रहा पादप कोशिका, ये रहा सेल वॉल, ये जो आउटर जो लेयर देख रहे हैं ना इस तरह से, ये होता है सेल वॉल। और ये जो बनी होती है ये किससे बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है, सेलुलोज से, लिपिड से, या फिर स्टार्च से। और ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी CHSL 2019 में। और ये किससे बनी होती है, ये बनी होती है सेलुलोज की, ठीक है। तो पादप कोशिका की जो सेल वॉल होता है ये सेलुलोज की बनी होती है। आप लोग बताइए कि एनिमल सेल की जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल माफ कीजिएगा उसमें नहीं होता है, जो ये वो तो हम क्वेश्चन अभी करवा ही देंगे आपको आगे में, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो किससे बना होता है, यह बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्णी लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट पौधे में मुख्य रूप से क्या प्रदान करता है। तो इसका नाम में ही क्रोमो का मतलब क्या होता है, रंग, ठीक है। ये देखो ये जो क्रोमोप्लास्ट, और ये क्रोमोप्लास्ट क्या प्रदान करता है, तो फूल और फलों या सब्जियों का रंग प्रदान करता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फूल फल का रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोल्जी का यानी कि गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी एपरेटस का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी CPO 2020 में। ये रहा गोल्जी बॉडी का पिक्चर, ठीक है। ये गोल्जी बॉडी क्या करता है कि जो हमारे शरीर के जो प्रोटीन और जो लिपिड होता है इसको क्या करता है, ऐसे छोड़ देंगे तो जैसे कि आप लोग, जैसे हम लोग जो है कुरियर से मंगवाते हैं कोई चीज़ या फिर जो ऑर्डर करते हैं, तो कुरियर वाला क्या करता है, एक इसको बॉक्स में बहुत सारा, उसके पास कई सारा सबके लिए, मतलब जितने भी ऑर्डर किया हुआ था सबके लिए उसके पास उसका पैकेट होता है, ठीक है, अलग अलग। अगर एक साथ रख देगा तो मिक्स हो जाएगा, इसलिए सबको अलग अलग एक पैकेटिंग किया जाता है। इसी तरह से गोल्जी बॉडी क्या करता है, लिपिड को और प्रोटीन को पैक कर दिया जाता है, इस तरह से पैकिंग करता है और उसको ट्रांसफर करता है, ठीक है। इसी कारण से इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहा जाता है गोल्जी बॉडी को, ठीक है। या फिर इसको और एक नाम से जाना जाता है, पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल, ठीक है, इसको नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है, ये हो जाएगा आपका सेक्रेशन और पैकेजिंग करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, आरआरबी जेई 2019 का क्वेश्चन है। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, फ्लेमिंग या फिर पुरकिंजे ने। तो आपको यहाँ देख लीजिए, ये इसका पिक्चर दे रखा है, केंद्रक, ये रहा केंद्रक। और केंद्रक की खोज सबसे पहले किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। और ये कब, ईयर भी कई बार पूछता है, तो ईयर याद रख लेना, 1831 में किया गया था इसकी खोज। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुणसूत्रों यानी कि क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। मानव शरीर के बात किया गया है और गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। अगर जोड़ा में पूछता तो हम लोग करते हैं 23 जोड़ा, लेकिन यहाँ पे जोड़ा में नहीं पूछा गया, यहाँ पे किस में पूछा गया कि टोटल का। तो टोटल कितना हो जाएगा, 46 यानी कि 46 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 जोड़ा फीमेल से और 23 जोड़ा मेल के पास से आता है, और फाइनली 46 जो होता है बनता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को यातायात प्रबंधक, अभी बताए थे ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है गोल्जी बॉडी को। चलिए अगला क्वेश्चन है, पर्णहरित यानी कि क्लोरोप्लास्ट में कौन सी धातु होती है। क्लोरोप्लास्ट ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है और इससे फूड यानी कि भोजन बनाता है, और जिससे कि जो पौधे होते हैं वो जीवित रहते हैं, ठीक है। अब यही पूछा गया है कि जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें से कौन सी धातु होती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इसमें मैग्नीशियम धातु होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम। चलिए अगला क्वेश्चन है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। तो डीएनए है, ये रहा डबल हेलिक्स मॉडल, एक हेलिक्स इधर से और एक है इधर से, यानी कि ये 2 हेलिक्स मिलकर बनता है डबल हेलिक्स। और ये जो मॉडल है इसको किसने दिया था, तो इसको दिया था सबसे पहले वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था। और ये क्वेश्चन पूछा गया था कब, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। वाटसन एंड क्रिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आरएनए का प्रमुख कार्य क्या है। आरएनए का प्रमुख कार्य क्या है, अभी हम बताएं। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें क्या होता है, उसमें होता है क्रोमोसोम, ठीक है। और क्रोमोसोम में ही क्या होता है, आरएनए। और यही जो आरएनए होता है, ये आरएनए क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। किस में मदद करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। मेनली तो करता है, कौन करता है, ये करता है क्रोमोसोम करता है, लेकिन मेनली इसको मदद कौन करता है, आरएनए करता है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है। ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पिक्चर। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अभी हम बताए थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सेल मतलब ये प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है, और सेल वॉल सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये जो बनी होती है किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी एलपी 2018 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमीबा किस प्रकार का जीव है। ये रहा अमीबा का स्ट्रक्चर। अमीबा का कोई स्ट्रक्चर अपना कोई खुद का स्ट्रक्चर नहीं होता, वो जिस जैसा चाहे उस शेप में बन जाता है। और ये जो टांग जैसा दिख रहा है ना इस तरह, इसको बोला जाता है सूडोपोडिया। सूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है पैर। ठीक है, ये इसका फॉल्स पैर है और इसी से चलता है और इसी से भोजन भी पकड़ता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा कि अमीबा किससे चलता है तो सूडोपोडिया से। अमीबा किससे भोजन पकड़ता है तो सूडोपोडिया से। ठीक है, ये इसका हो जाएगा आंसर, मतलब सूडोपोडिया। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया अमीबा किस प्रकार का जीव है, तो ये एक कोशिकीय होता है। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक में आता है और ये एक कोशिकीय होता है। ठीक है, चलिए ये क्या हो जाएगा, एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये रहा आपका डीएनए। और डीएनए में ही रहता है जीन, और जीन क्या करता है कि माँ बाप का जो गुण होता है वो बच्चों तक पहुँचाता है, यानी कि अनुवांशिक गुण का ट्रांसफर कौन करता है, मैसेंजर या ट्रांसफर जो भी बोल लो, ये कौन करता है, ये करता है जीन। ठीक है, और इसको किसने दिया था, इसको दिया था जॉनसन ने दिया था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जॉनसन हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, आरआरबी ग्रुप डी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये जो लेफ्ट और राइट साइड में जो है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप लोग करते जाइएगा। ठीक है, और गाइज अगर मेरा पढ़ाया हुआ अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल ज्ञान मित्रा को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका किसमें बदल जाती है। ठीक है, यानी कि जो क्रोमेटिन नेटवर्क है, यहाँ पे आपको देखिए दो पिक्चर दिखाया गया यहाँ पे, ये रहा पहला पिक्चर, ये रहा दूसरा पिक्चर। ठीक है, तो पहला पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जाल की तरह दिखाई दे रहा है, इसके अंदर भी इस तरह पूरा जाल टाइप का बना हुआ है। ये जो जाल है इसी को बोला जाता है क्रोमेटिन नेटवर्क। और ये इसी तरह रहता है जब तक कि सेल डिवीजन नहीं होता है। सेल डिवीजन जैसे होता है फिर ये अपियर होने लगता है धीरे धीरे। किस में अपियर हो जाता है, ये क्रोमोजोम यानी कि गुणसूत्रों में अपियर होने लगता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि जब सेल डिवीजन का समय आता है तो क्रोमेटिन जालिका जो होता है वो किस में हो जाता है, तो ये क्रोमोजोम में अपियर होने लगता है। ठीक है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है, तो यहाँ पे ये रहा जंतु कोशिका, ये रहा पादप कोशिका। अब ये दोनों में अंतर आप लोग को देखने से लग गया होगा कि क्या अंतर है। तो देखो जंतु कोशिका जो होता है यानी कि ये वाला, जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं होता है, अब जबकि पादप कोशिका में सेल वॉल होता है। ये इसका बहुत मेन जो है अंतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोशिका भित्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, ये क्वेश्चन SSC CHSL 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था। ये तो रहा माइटोकॉन्ड्रिया, हम लोग समझ गए कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है सेल का, इसमें ATP बनता है जिससे हम लोग को एनर्जी मिलता है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका जो नामकरण माइटोकॉन्ड्रिया जो अभी हम लोग बोल रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये कौन रखा था इसका नाम, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया कौन रखा था, तो ये रखा था बेंडा ने। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बेंडा के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कनिकाओं यानी कि WBC व्हाइट ब्लड कार्पसल्स का मुख्य कार्य क्या है, तो ये रहा व्हाइट ब्लड कार्पसल्स यानी कि व्हाइट ब्लड सेल। तो इसका मुख्य कार्य क्या है, तो देखिए ये हमारे शरीर का जो है ना गार्ड कहा जाता है। ठीक है, गार्ड कहा जाता है क्यों, क्योंकि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि कोई भी जीवाणु आया या फिर कोई भी जो पैथोजन आता है हमारे शरीर में उसको क्या करता है, चाहे वायरस हो चाहे बैक्टीरिया हो, जो इन्फेक्शन होता है इसको रोकता है। ठीक है, और यानी कि जो जीवाणु बैक्टीरिया ये सब जो होता है इसको मारता है। ठीक है, ये क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है। इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था SSC MTS 2019 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। जीवाणु में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, विच टाइप ऑफ राइबोसोम इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। चूंकि बैक्टीरिया हम अभी बोलते हैं बैक्टीरिया क्या है, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल में आता है सब। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक सेल में हमेशा 70S टाइप का क्या होता है, राइबोसोम होता है। ठीक है, ये रहा राइबोसोम। ये राइबोसोम दो तरह का होता है, एक 70S एक 80S। और ये जो 70S जो तोड़ा जाता है इसको, वो तोड़ा जाता है 50S और प्लस 30S, यानी कि 80S हो गया, इसका मतलब 80S मत मार देना, 70S होता है ये। ठीक है, ये होता है 70S, 50S और 30S में टूटता है राइबोसोम। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया आपका यहाँ पे देखो SSC CPO 2019 में पूछा गया, RRB ALP 2018 में पूछा गया, और ये ग्रुप डी में भी कौन सा पूछा गया है। ठीक है, कोई साल पूछा गया ग्रुप डी में भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। कोशिका का दो तरह होता है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अब देखो हम दोनों कोशिका को बना रहे हैं। ठीक है, ये रहा एक कोशिका और ये रहा एक कोशिका। ठीक है, ये कोशिका है यूकैरियोटिक और ये वाला जो कोशिका है ये है प्रोकैरियोटिक। अभी दोनों में अंतर क्या है, तो अभी
जिसको नहीं समझ में आ रहा वो देखेगा, सोचेगा कि यहाँ पे एक गोल जैसा है, इसको न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। ये है कोशिका और ये है न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस पूरा स्पष्ट दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ बाउंड्री है जिस कारण से हमको न्यूक्लियस दिखाई देता है। लेकिन इसमें भी न्यूक्लियस है, लेकिन ये न्यूक्लियस का जितने भी जो अंदर का जो पार्ट होता है ना, ये सब बिखरा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है कि इसमें न्यूक्लियस में बाउंड्री होता है, इसमें बाउंड्री नहीं होता है, ठीक है। यानी कि स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, जिस कारण से ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में हम लोग अंतर समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोल्जी का यानी कि गोल्जी एपरेटस की खोज किसने की थी? तो गोल्जी बॉडी का जो खोज किया था ये किसके द्वारा? ये रहा गोल्जी बॉडी, ठीक है। ये हम बताएं अभी इसका जो ये जो नाम है ना गोल्जी बॉडी, ये अपने ही नाम पे दे दिया था, कैमिलो गोल्जी ने सबसे पहले गोल्जी बॉडी को खोजा था, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छा इसका यहाँ पे पूछने का नहीं दिया यार, नहीं लिखा है, ठीक है। कई बार होता है कि लिखता नहीं। चलिए नेक्स्ट है, राइबोसोम किसके बने होते हैं? अब ये देखो राइबोसोम ये रहा, ठीक है। ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो गोल गोल चिपका हुआ रहता है ना, दाना टाइप का, यही है राइबोसोम, ठीक है। अब ये जो राइबोसोम है किसके बने होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, यानी कि इसमें आरएनए और क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आरएनए और प्रोटीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी सीएचएसएल 2020 और आरआरबी एएलपी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम, ये रहा लाइसोसोम, और इसके खोज किसने किया था? इसका खोज किया था, अच्छा इसको याद रखने का तरीका देखो, लाइसोसोम जो है इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, और हाइड्रोलिटिक एंजाइम में जो डूबा वो मरा, यानी कि डी डूबे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी डूबे। चलिए अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया नाम सबसे पहले किसने दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? माइटोकॉन्ड्रिया नाम जो है ना सबसे पहले बेंडा ने दिया था, हाँ ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। लेकिन देखो ये जो पूछा गया जो ईयर है वो यहाँ पे देखो, एसएससी जेईई 2017 में पूछा गया था, आरआरबी एएलपी 2018 को क्वेश्चन पूछा गया ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है। ओमनी सेलुला ई सेलुला यानी कि सभी कोशिकाएं पूर्वोत्तर कोशिका से बनते हैं का सिद्धांत किसने दिया था? अच्छा अब जो सेल थियरी जो दिया था स्लाइडेन एंड स्वान ने, दो वैज्ञानिक और एक साइंटिस्ट था, बाद में कौन आया? तो विर्चू आया, यानी कि रुडोल्फ विर्चू बाद में आया, और उन्होंने बताया कि जो सेल थियरी था, बोला यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसमें और एक चीज़ है, उसमें तीसरा पॉइंट जोड़ दिया। क्या जोड़ा? कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब होता है कि जो भी नया सेल बनता है वो अपने आप टपक नहीं जाता है, वो पुराना सेल के सेल डिवीजन से ही बनता है। ये बोला इसने, किसने? रुडोल्फ विर्चू के द्वारा बोला गया था कि जो नया सेल बनता है वो पुराना सेल के सेल डिवीजन से ही बनता है, नया सेल कहीं से टपक नहीं जाता है, ठीक है। ये बताया था, और सेल थियरी अब यहाँ पे पूरा हो जाता है, ठीक है। तो अगर कभी पूछ दे कि सेल थियरी में तीनों का नाम दे देगा तो तीनों का ही नाम देना, ठीक है। स्लाइडेन, स्वान और विर्चू, ये तीनों का नाम दे देना, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में एसएससी सीपीओ में, और आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार का राइबोसोम पाया होता है? तो यूकैरियोटिक देखो, प्रोकैरियोटिक में हम लोग पढ़ लिए थे। अब प्रोकैरियोटिक में 70s होता है, और ये कितना में टूटता है? 50 + 30 में टूटता है, ठीक है। अब जो यहाँ पे पूछा गया यूकैरियोटिक सेल में होता है 80s का राइबोसोम होता है, और ये जो टूटता है 60s में और प्लस 40s में टूटता है। तो 60 + 40 तो 100 हो जाना चाहिए, लेकिन होता कितना? 80s, ठीक है, 100 नहीं होता है। इसी तरह से याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीएचएसएल 2020 में, और आरआरबी एनटीपीसी 2020 में क्वेश्चन को पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली का फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है। कोशिका झिल्ली जो होता है इसमें ये जो चिपका हुआ रहता है इसको फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहा जाता है। अब बोला गया है कि किसने दिया था ये जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल होता है, ये किसने दिया था? तो देखिए दो साइंटिस्ट थे, ठीक है। एक तो सिंगर था और एक था निकोलसन, ठीक है। एक सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया था। इसका ए नंबर सही हो जाएगा। कब दिया था? तो 1972 में दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है प्लाज्मा झिल्ली को कहा जाता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि ये क्या कहता है, ये सबको अपने से पार नहीं होने देता, यानी कि जब कोशिका में अंदर की ओर आने देता है किसको? तो खाद्य पदार्थ जो भी है, जो न्यूट्रिशन है उसको आने देता है, ऑक्सीजन को आने देता है, ठीक है। और बाहर किसको निकालता है? जो वेस्ट पदार्थ है, जो सेल जो काम करता है उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको ये बाहर निकालता है। बस इसी तरह का होता है, जो चुनिंदा जो होता है उसी को आने देता है और फिर जाने देता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पत्तियों का रंग पीला किस वर्णक के कारण होता है?
तो किस वर्णक के कारण पत्तियों का रंग जो है वो पीला होता है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है, क्लोरोफिल, केरोटीन, एंथोसानिन और लाइकोपीन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, पत्तियों में जो पीला रंग होता है वो होता है केरोटीन के कारण। ठीक है, केरोटीन के कारण होता है। और ये क्वेश्चन 2017 में भी पूछा गया, 2016 में भी पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो टमाटर का जो लाल रंग होता है, रेड कलर जो होता है, वो होता है एक पिगमेंट के कारण, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? लाइकोपीन। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये जो गुणसूत्र है एक्स टाइप का इस तरह से, ये जो गुणसूत्र है इसका प्रयोग गुणसूत्र सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो है किसके द्वारा किया गया था? वाल्डेयर के द्वारा किया गया था सबसे पहले गुणसूत्र शब्द का प्रयोग, वाल्डेयर के द्वारा। यह रहा वाल्डेयर का पिक्चर। चलिए अगला क्वेश्चन है, डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए जो है मुख्य रूप से कोशिका में कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन में दे रखा क्या? केंद्रक दे रखा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो डीएनए है ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए का प्रमुख कार्य क्या है? तो आरएनए का प्रमुख कार्य क्या है? तो अभी बताएं क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है आरएनए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन सिंथेसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के समय केंद्रक में दिखने वाले धागानुमा संरचना क्या कहलाते हैं? तो कोशिका जो विभाजन होता है तो केंद्रक में दिखने वाला धागानुमा जो संरचना होता है, इस तरह जो धागानुमा संरचना होता है इसको क्या कहा जाता है? तो इसी को ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे बढ़िया दिखाया गया है, जो धागानुमा संरचना है इसी को बोला जाता है क्या? क्रोमेटिन नेटवर्क कहा जाता है, क्रोमेटिन जाल या क्रोमेटिन जालिका कहा जाता है। ये जब सेल डिवीजन का समय आता है तब ये क्रोमोसोम में अपीयर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस, समसूत्री विभाजन किसमें होता है ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए एक होता है समसूत्री और एक होता है अर्धसूत्री, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। ठीक है, तो समसूत्री जो विभाजन होता है ये होता है सोमैटिक सेल में। सोमैटिक सेल किसको बोलते हैं? जो हमारे बॉडी का सेल है उसको सोमैटिक सेल कहा जाता है। और जो मियोसिस है वो किस में होता है? तो वो जो हम लोग का जो सेक्स सेल होता है, जैसे कि स्पर्म हो गया, जैसे कि ओव्यूम हो गया, ठीक है, उसमें होता है कौन सा? मियोसिस। ठीक है, ये होता है किसमें? तो ये हो जाएगा जनन कोशिका में, नहीं जनन कोशिका में, कायिक कोशिका में होता है। ठीक है, जनन कोशिका किसमें होगा? उसमें हो जाएगा मियोसिस में। ठीक है, ये हो जाएगा समसूत्री विभाजन किसमें होता है? ये होता है कायिक कोशिका यानी कि सोमैटिक सेल में। और यहीं पे अगर पूछ देता कि माइटोसिस किसमें होता है तो हो जाता है जनन कोशिका, लेकिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सोमैटिक सेल। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीपीओ 2019, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के जीवित अंश यानी कि प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया था? तो प्रोटोप्लाज्म जो है ये जो कोशिका है इसमें जो सेमी परमिएबल मतलब जो एक क्या बोल सकते हैं, जो गोंद जैसा होता है, सेमी फ्लूइड बोल सकते हैं इसको। ठीक है, सेमी फ्लूइड टाइप का एक पदार्थ होता है। ठीक है, इसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। अब बताना कि इसका नाम किसने दिया था प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट है पुरकिंजे। ठीक है, J.E. पुरकिंजे के द्वारा दिया गया था प्रोटोप्लाज्म नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस कहाँ होता है? अब देखो अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस, पहले वाला माइटोसिस पढ़ ली जो कि सोमैटिक सेल में होता है। अब आ गया मियोसिस। मियोसिस किस में होता है? ये होगा जर्म सेल या फिर जनन कोशिकाओं में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका चक्र यानी कि सेल साइकिल की खोज किसने की थी? तो देखिए कोशिका जो है एक साइकिल में चलता है। ठीक है, फेज में, जैसे सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन होने में कई सारे फेज से गुजरना पड़ता है, जैसे कि G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज। ठीक है, और ये जो फेज से गुजर के एक जो फाइनल जो कोशिका बनता है, फिर कोशिका मरता है, फिर से सेल डिवीजन होता है, और ये जो साइकिल पूरा चलते रहता है इसी को बोला जाता है सेल साइकिल। ठीक है, और इसको जो दिया गया था ये दो साइंटिस्ट थे, कौन कौन? तो एक था हावर्ड और एक था पेलक। ठीक है, ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर किया था सेल साइकिल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोप्लाज्म भौतिक जीवन का आधार है, यह किसने कहा था? प्रोटोप्लाज्म जो है ये भौतिक जीवन का आधार है, यह किसने कहा था? तो ये रहा प्रोटोप्लाज्म, अभी बता दिया था प्रोटोप्लाज्म के बारे में। ठीक है, और ये दिया था हैक्सले ने। ठीक है, हैक्सले के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्द्रव्य जालिका यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER की खोज किसने की थी? यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट है। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन है? ये देखिए ये से जो दिया गया है ना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी जो खोज किया था ये किया था पोर्टर ने। कहाँ गया? पोर्टर ने किया था। ठीक है, पोर्टर के द्वारा किया गया था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीपीओ 2018, आरआरबी एएलपी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकनी यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब हमने अभी थोड़ा देर पहले पढ़े कि जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें राइबोसोम होता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाने का काम करता है। यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। ठीक है, प्रोटीन बनाता है। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? ठीक है, तो ये क्या करता है? ये लिपिड और स्टेरॉइड को बनाता है। लिपिड और स्टेरॉइड को बनाता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि जो RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है पर क्या मौजूद होता है जिसके कारण यह खुरदुरा दिखता है? देखिए अभी जो है शायद आप लोग को थोड़ा फॉन्ट छोटा दिख रहा है, लेकिन अब जब नेक्स्ट क्लास में जो लाएंगे ना तो इसको हम फॉन्ट को थोड़ा चेंज करवाएंगे और ये बड़ा करेंगे, थोड़ा सा पिक्चर को छोटा करवा देंगे और जो क्वेश्चन रहेगा और जो ऑप्शन रहेगा इसको थोड़ा बड़ा करवाएंगे फॉन्ट को। ठीक है, चलिए तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये जो खुरदुरा होता है ये किसके कारण होता है? तो ये इसमें क्या होता है? राइबोसोम होता है। राइबोसोम के कारण होता है। राइबोसोम के कारण होता है। ठीक है, इसका सी नंबर सही हो जाएगा। माफ कीजिएगा, राइबोसोम है ना, बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रोसोम किसमें पाया जाता है? देखिए यहाँ आप लोग को देख रहा होगा ये वाला, देखो स्ट्रक्चर ये मकई की तरह दिख रहा है। यहाँ पे देखो ये वाला स्ट्रक्चर सेंट्रोसोम, इसको बोला जाता है सेंट्रोसोम। और ये जो होता है ना और केवल प्लांट में पाया जाता है। प्लांट यानी कि पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पादप कोशिका में। गाइस तो वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। काफ़ी मेहनत करना पड़ता है इस तरह का पिक्चर हम क्यों लाएं आप लोग के लिए? क्योंकि देखिए यहाँ क्वेश्चन भी हो जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप लोग पढ़ लेंगे। पिक्चर से ज़्यादा जल्दी समझ में आता है, इसलिए हम पिक्चर भी इसमें डलवा के ये किए हैं कि ताकि आप लोग को समझ में आएगा कौन सा सेंट्रोमियर है, कौन सा सेंट्रोसोम है, कौन सा लाइसोसोम है, कौन सा क्या है। ठीक है, क्योंकि कोशिका है ही मतलब ऐसा कि उसमें बहुत सारा सेल ऑर्गेनल्स पढ़ना पड़ता है। सबको अगर आप लोग को दिमाग में रहेगा ना पिक्चर तो आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। आप लोग को अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्ञान मित्रा चैनल को। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।